हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने पिछले वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं। 5 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 6 पार्ट, जिसमें मैं 101st क्वेश्चन से 120th क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लिंक को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चंस मैं वीडियो के दौरान पूछती हूँ उनका कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर दिया करिए, जिससे कि आप कोई भी चीज़ गूगल करेंगे तो उससे आपको वो चीज़ फिर लॉन्ग रन में याद हो जाएगी और कभी भी एग्जाम में रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ गया उठ करके तो आप उससे बहुत आराम से टिक कर पाएंगे। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, मैं रैंडम क्वेश्चन कुछ भी पूछ लूँ, तो ऐसे क्वेश्चन वो नहीं रहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नए पड़ाव की ओर, जहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे 101st क्वेश्चन को। 101st क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को किस कंट्री ने होस्ट किया है। तो करेक्ट आंसर है इंडिया, ठीक है। तरंग शक्ति इंडिया ने होस्ट की है। पहली बार इंडिया ने ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज की शुरुआत करी है जिसका नाम है तरंग शक्ति। इसको 2 फेजेस में ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला फेज है सुलार तमिलनाडु में, दूसरा फेज होगा जोधपुर राजस्थान में, और ये यूएस की रेड फ्लैग एक्सरसाइज से इंस्पायर्ड है। यूएस की रेड फ्लैग एक्सरसाइज होती है उसी तरीके से इंडिया ने भी अपनी एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज की शुरुआत करी है। इसमें पार्टिसिपेट कंट्री कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन और यूएई रहेंगे, और साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और यूएस भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 102, जो कि पूछ रहा है मिशन दिव्यास्त्र, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा था, ये किस मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज अग्नि। ये अग्नि मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिशन दिव्यास्त्र जो हमें देखने के लिए मिलता है ये अग्नि मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है। ये अग्नि क्या है? ये अग्नि एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और ये न्यूक्लियर पेलोड ले जाने के लिए भी कैपेबल है। अग्नि 5 बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल से रिलेटेड है, ठीक है। ये मिशन दिव्यास्त्र, ये आपको याद रखना है। अग्नि 5 और कौन सी कैटेगरी से? तो वो अग्नि से। तो ये इंडिया की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, जो कि चाइना तक भी पहुंच सकती है। इसमें लेटेस्ट MIRV टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये MIRV का फुल फॉर्म है। ये मिसाइल एनेबल है ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने के लिए और डिफरेंट टारगेट्स को हिट करने के लिए। करेंटली यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके के पास MIRV टेक्नोलॉजी थी, अब इंडिया के पास भी हो गई है। इस मिसाइल को लैंड से भी और सी से भी लॉन्च किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अग्नि मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट रहा है। 5 मिसाइल्स इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाई जानी थी, जो कि 1982 में लॉन्च हुआ था और 2008 में कंप्लीट हुआ था। इस प्रोग्राम का पूरा कार्यभार हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने संभाला था, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो 5 मिसाइल्स बनाई जाने वाली थी वो कौन कौन सी थी? तो उसमें देखने को मिलती है हमें पृथ्वी, उसके अलावा थी त्रिशूल, देन उसके अलावा हमें आकाश देखने को मिली थी, देन नाग जो हमारा एंटी गाइडेड टैंक है, और उसके अलावा अग्नि मिसाइल थी। लेटर अग्नि मिसाइल को इससे सेपरेट कर दिया गया था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, क्योंकि इसे अलग तरीके से डेवलप किया जाना था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके डिफेंस के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक। लेट्स मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 103, जो कि पूछ रहा है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द शी बॉक्स पोर्टल। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वर्क प्लेस में वुमेन की सेफ्टी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लेखारा वॉन गोल्ड मेडल इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो अवनी लेखारा का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्होंने मेडल जीता है शूटिंग में
पेरिस पैरालंपिक्स में। ठीक, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 105 जो कि पूछ रहा है इंडिया के फ्लैग बीरर कौन रहे थे पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। करेक्ट आंसर है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो कि इंडिया के पैरालंपिक एथलीट हैं, और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। और इन्होंने आपकी एक नया रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने 17.59 मीटर का एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने कंजिक्यूटिवली 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट इंडियन बन गए हैं पैरालंपिक्स में कंजिक्यूटिवली 2 बार गोल्ड मेडल जीतने के लिए। तो इस साल भी इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 106 जो कि पूछ रहा है कि अभी रिसेंटली कितनी रामसार साइट्स इंडिया में डिक्लेयर करी गई हैं। तो अगस्त में डिक्लेयर करी गई हैं रामसार साइट्स, तो कितनी डिक्लेयर करी गई हैं? 3। इसके पहले जनवरी में 5 डिक्लेयर की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो वो 3 नई साइट्स कौन कौन सी जो डिक्लेयर की गई हैं, तो ये है नंजारायन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, कुजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, और तावा रिजर्वॉयर मध्य प्रदेश में है। ये 3 नई साइट्स हैं जो कि रामसार साइट डिक्लेयर करी गई हैं। और अगस्त 24 के डेटा के हिसाब से एट प्रेजेंट 85 रामसार साइट्स इंडिया में हैं। और सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, जहाँ पे 18 साइट्स हैं। चिलिका लेक उड़ीसा में जो है ये लार्जेस्ट रामसार साइट है, और पहली रामसार साइट भी है। चिलिका लेक और केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का ये 1981 में रामसार कन्वेंशन के अंदर बनने वाली पहली रामसार साइट थी। तो दोनों फर्स्ट में आती हैं, दोनों एक साथ बनाई गई थी। और इंडिया ने रामसार कन्वेंशन को रेटिफाइड कब किया था? तो 1982 में रेटिफाई किया था, ये आपको याद रखना है। रामसार कन्वेंशन 1971 में आया था और 1975 से इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, और इंडिया ने 1982 में रेटिफाई किया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 107 जो कि पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द डीआरडीओस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। एक लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बॉम्ब डीआरडीओ ने बनाया है जिसका नाम है गौरव। द करेक्ट आंसर इज सी, गौरव। तो डीआरडीओ ने एक फर्स्ट टेस्ट किया था लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का, गौरव का, इंडिया के एयरफोर्स सुखोई 30 MK1 से। ये एयर से इसे लॉन्च किया गया था। 1000 kg क्लास का एक ग्लाइड बॉम्ब है जो कि कैपेबल है लॉन्ग रेंज के टारगेट्स को उड़ाने के लिए। ठीक है, और इसे उड़ीसा के कोस्ट से टेस्ट किया गया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 108 जो कि पूछ रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। अभी जैसे कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश में काफ़ी टर्मोइल देखने को मिल रहा है, शेख हसीना देश छोड़ करके भाग चुकी हैं, तो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है जिसका कार्यभार संभाल रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये है मोहम्मद यूनुस, ये अभी एट प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट का कार्यभार संभाल रहे हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 109 जो कि पूछ रहा है कि अभी आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ा करके कितनी कर दी है। द करेक्ट आंसर इज 5 लाख। अब यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़कर हो गई है 5 लाख रुपीज़। यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? तो यूपीआई की शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है, और नेपाल वो फर्स्ट कंट्री था जिसने यूपीआई को अपने यहाँ अपनाया था। उसके अलावा और कंट्री जिन्होंने यूपीआई पेमेंट मेथड अपनाया है वो हो गए हैं यूएई, फिर मलेशिया, इसके अलावा भूटान एंड सिंगापुर। तो ये कंट्रीज भी हैं जहाँ पे यूपीआई चलता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 110 जो कि पूछ रहा है कि किसे अभी रिसेंटली प्रिस्कर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। द करेक्ट आंसर इज रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया है, ये जापानीज आर्किटेक्ट हैं। तो जो प्रिस्कर प्राइज़ है ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। और इंडियन पर्सनालिटी कौन है जिन्हें आज तक प्रिस्कर प्राइज़ मिला है? तो बालकृष्ण दोषी जी को मिला है प्रिस्कर प्राइज़, 2018 में मिला था। अब इनकी डेथ हो चुकी है बालकृष्ण दोषी जी की। इन्हें पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट का भी एक अवार्ड मिला था, तो वो कौन सा अवार्ड मिला था अगर आप गूगल करके बता दें कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको शाबाशी दूंगी। ठीक है, गूगल करिए और पता करिए कि बालकृष्ण दोषी को लास्ट ईयर कौन सा अवार्ड दिया गया है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 111 जो कि पूछ रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
द करेक्ट आंसर इज नवाब सलीम। नवाब सलीम जो कि लेबनान को बिलोंग करते हैं, लेबनीज जज हैं। इनको अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये 1945 में बना था। ये सक्सेसर है, यह परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को 1920 में बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस जो था वो बन गया यूनाइटेड नेशंस, और परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और इनका टर्म होता है 9 ईयर्स का। और एक ये भी पॉइंट याद रखना है कि एक कंट्री का एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जज एक बार में नहीं हो सकता है। एक कंट्री से एक ही जज एक टाइम पे होगा। लोकेशन क्या है इसके हेडक्वार्टर की? हेग, नीदरलैंड्स है। और दलवीर भंडारी एट प्रेजेंट इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन जज हैं। और फर्स्ट जज की बात करें तो 1973 में नगेंद्र सिंह जो थे वो फर्स्ट इंडियन जज थे जिन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भेजा था। ठीक, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 112 जो कि पूछ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मर्सिनरी। द करेक्ट आंसर इज टी सुब्बाराव। टी सुब्बाराव हमारे फॉर्मर आरबीआई चीफ हैं। ठीक है, ये फॉर्मर आरबीआई चीफ है हमारे, इसलिए इनके जो लिखी हुई बुक है इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 113 पूछ रहा है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या था। द करेक्ट आंसर इज फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। द करेक्ट आंसर इज फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, ऑप्शन बी। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 2018 से मनाया जा रहा है। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक, और ये बनी कहाँ पे थी? क्यूबेक, कनाडा में बनी थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें देखने के लिए मिलता है रोम में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 114 जो कि पूछ रहा है इंडिया की रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या है। द करेक्ट आंसर इज 116। इंडिया की रैंक है 116। ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालता कौन है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इस इंडेक्स को रिलीज करता है। इंडिया की पोजीशन 10 पॉइंट सुधरी है और 116 थे, यानी लास्ट ईयर कितनी थी? 126 थी। ठीक है, और आइसलैंड ने टॉप किया है हर बार की तरह, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर हमें देखने को मिलता है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स। एक 3D होलोग्राफ बना दिया है बैंक नोट में, किस कंट्री ने? कौन सी? ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज जापान। जापान ने एक 3D होलोग्राफिक नोट्स लॉन्च करे हैं जिससे कि काउंटरफिट ना किए जा सके करेंसी को। जापान की हम बात करें तो ये ईस्ट एशिया में हमें देखने को मिलती है कंट्री, मोस्ट ईस्ट में देखने को मिलती है। तो कंट्री ऑफ राइजिंग सन भी इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूरज उगता है, क्योंकि ईस्ट में है, सबसे ईस्ट में इसकी लोकेशन है। ठीक है, और जापान एक आइलैंड कंट्री है, 4 आइलैंड से मिलकर के बनी है। इसका नॉर्थ से साउथ की बात करें, सबसे पहले होकाइडो आइलैंड है, उसके बाद है होन्शु, फिर उसके बाद है शिकोकू, देन हमें देखने को मिलता है क्यूशू। सबसे बड़ा आइलैंड जो देखने को मिलता है हमें वो होन्शु देखने को मिलता है। जापान की कैपिटल टोक्यो भी होन्शु आइलैंड पे ही है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है जैसे नागोया, क्योटो, ओसाका, ये सब भी हमें होन्शु आइलैंड पे देखने को मिलती हैं। अच्छा, होकाइडो और होन्शु के बीच में यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट देखने को मिलती है जिसका नाम है सुगारू स्ट्रेट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऊपर रशिया देखने को मिलता है, ये सी ऑफ ऑस्कॉट है। ठीक, ये रशिया है, सी ऑफ ओकोस्ट है। ठीक, और यहाँ पे सी ऑफ जापान देखने को मिलता है। देन साउथ कोरिया और यहाँ पे हमारी शिकोकू आइलैंड के बीच में देखने को हमें मिलती है कोरिया स्ट्रेट। यहाँ पे फिर पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 116 जो कि पूछ रहा है रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डे एज संविधान हत्या दिवस एवरी ईयर। अब ये डे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये भी पहली बार मनाया गया है। द करेक्ट आंसर इज 25 जून।
25 को डिक्लेयर कर दिया गया संविधान हत्या दिवस, क्योंकि इसी दिन 1975 में इमरजेंसी को इन्वोक किया गया था। 38th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उससे बात कही गई थी कि इमरजेंसी की डिक्लेरेशन को जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं रखा जा सकता है, जिसे लेटर जो है रिवोक कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। और इमरजेंसी के टाइम पे जिन लोगों को सफ़र करना पड़ा था उनको ऑनर करने के लिए इस दिन को मनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिस टाइम इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? चलिए आप ये बताइएगा। उसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक, प्रेसिडेंट आपको बताना है। फाइनेंस मिनिस्टर आप रहने दीजिए, प्रेसिडेंट आप बताइएगा कि प्रेसिडेंट कौन थे और टोटल कितने बार इमरजेंसी लगी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 117 पूछ रहा है स्ट्रोमेटोलाइट्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया। स्ट्रोमेटोलाइट क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज दे आर लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन। सेडिमेंटेशन से बनने वाली एक ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली हमें वाटर बॉडीज़ में बेसिकली ओशन में देखने को हमें मिलते हैं ये। ठीक है, ओशन में हमें ये देखने को मिलती है। ये देखिए इस तरीके से सेडिमेंटेशन होती है। स्ट्रेटोमेटोलिस जो है ये लेयर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है, ये रॉक्स बन जाती हैं ब्लू ग्रीन एल्गे जब सेडिमेंट को ट्रैप कर लेता है ओवर टाइम। तो स्ट्रोमेटोलिस जो है सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है, ये फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब बनाती हैं और इनका एक वाइटल रोल होता है ऑक्सीजनेशन में और अर्थ के एटमॉस्फेयर को सुधारने में। इंटरनेशनल स्टडी शो करती है कि जो लिविंग शैलो मरीन स्ट्रोमेटोलिस हैं, शेबार आइलैंड, रेड सी, सऊदी अरेबिया। तो अभी रिसेंटली ये पॉइंट उसमें आया क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली रेड सी में ये स्ट्रेटोमेटोलिस फाइंड आउट किए गए थे और वर्ल्ड का सबसे एक बड़ा स्ट्रोमेटोलाइट क्रिएचर कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें हेमलिन पुल में देखने को मिलता है। ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 118 जो कि पूछ रहा है कि 50th G7 लीडर्स की समिट को किस कंट्री ने होस्ट किया है? आप सभी को आंसर पता होगा, जॉर्जिया मेलोनी की कंट्री इटली। ठीक, G7 कंट्रीज की समिट हुई थी 50th समिट, इसे इटली ने आपकी होस्ट किया है। तो G7 समिट जो है ना, ये रोटेशन बेसिस पे जो G7 कंट्रीज है वो होस्ट करती हैं। जो 49th समिट थी उसको जापान ने होस्ट किया था, उसके पहले 48th वाली को जर्मनी ने होस्ट किया था। ठीक है। और G7 समिट 2024 का फोकस क्या रहा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल सप्लाई चेन, वॉर इन यूक्रेन एंड मिडल ईस्ट रीजन। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो आउटरीच सेशन में पार्टिसिपेट किया था जो कि हुई थी अपूलिया रीजन में। तो स्पेशल इन्वाइटी थे, आउटरीच कंट्रीज़ की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने क्या बात करी वहाँ पर? एंडिंग मोनोपोली इन टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे पीएम ने वहाँ पे बात करी है। और पूरी जो लीडर्स की समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोर्गो एग्नाजिया या अपूलिया इटली में। ठीक है, ये आपको याद रखना। और 13 से 15 जून के बीच में हुई थी। G7 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये है जूस विथ GF। ये आपकी ट्रिक है। जूस फॉर जापान, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर यूरोपियन यूनियन, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। ये आपको याद रखना है। E फॉर इंग्लैंड, E फॉर इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। ये G7 है। G7 इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1975 में। ठीक है। और G7 पहले G8 हुआ करती थी। इस रशिया ने 1998 में ज्वाइन किया था तो G7 G8 बन गई थी। और रशिया को 2014 में हटा दिया गया था G7 से, क्योंकि इसने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया था, यूक्रेन वाला एरिया, यूक्रेन का क्रीमिया वाला एरिया, तब से ये G7 बन गया है। और G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है और इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है। ठीक है। देन मूविंग टू आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 119 जो कि पूछ रहा है इंडिया ने एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया है किस कंट्री के साथ? द करेक्ट आंसर इज यूएई के साथ लॉन्च किया है। ठीक है। इंडिया और यूएई ने एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया है बायलैटरल ट्रेड के लिए, इंडियन रुपीज़ और यूएई के दिरहम्स में।
टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एनहांस इकोनॉमिक टाइज थ्रू डायरेक्ट करेंसी सेटलमेंट। यूएई की अगर हम बात करें तो ये हमें अरेबियन पेनिनसुला पे मिलने वाली एक कंट्री है, जिसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ओमान, और यहाँ पर कतर, देन सऊदी अरेबिया, ठीक है, और इसकी कैपिटल अबू धाबी है। इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे रेड सी देखने को मिलता है, यहीं पे अभी वो फॉर्मेशन हमें स्टेटोमेलाइट वाली देखने को मिली है रेड सी में। और यहाँ पे जिबूती और यमन है, जिबूती और यमन के बीच हमें देखने को मिलती है बबल मंदब स्ट्रेट। और अबू धाबी और कतर, ओमान और यहाँ ओमान ईरान, इसके बीच में हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलती है। और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, ठीक है, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। ओके, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 120, जो कि पूछ रहा है विच इंस्टीट्यूशन ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी यूएई। द करेक्ट आंसर इज आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने अभी रिसेंटली अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है अबू धाबी में, और ये सेकंड आईआईटी कैंपस है। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने अपना इंटरनेशनल कैंपस खोला था ज़ांज़ीबार में, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। 500 में से टोटल 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा ये जोश ऐसे ही बना रहे, इसके लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी कहें सब्सक्राइब करने को, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपनी 7th वीडियो के साथ, 7th पार्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए, इस वीक के लिए बाय बाय।